आ गई बात। तो उस इसीलिए कहा गया कि इसका जो एक वर्किंग पीरियड था वो 3 साल का था 2008 तक का, और उसके बाद हुआ इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग मंत्री वगैरह सब वो थे। तो इसकी टेक्निक्स क्या थी कि कंटिन्यू बैठक करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, और उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, जो इश्यूज थे उनकी नज़र में, उन इश्यूज को लेकर के उन्होंने सारे आइडेंटिफाई किए। फिर उसको क्या किया, अपनी जो रिपोर्ट थी कमीशन की, वो कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने दी। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में दी, एक 2006 में, एक 7 में, एक 8 में और फिर 9 में। तो जो इसका एक रिपोर्ट ऑफ कमीशन आई, वो राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के रूप में आई, रिपोर्ट ऑफ कमीशन, जिसमें 5 पार्ट थे। ठीक है, कि इन्होंने किस किस चीज पर विचार किया और उसके लिए क्या क्या उपाय बताए। ठीक है, कि इस चीज को हम, भाई कमीशन का काम केवल ये नहीं है ना कि केवल हमको रास्ता बता दे, उस कमियां बता दे या अच्छाई बता दे, उसके लिए उसको रास्ते भी बताने पड़ते हैं। तो जो वो रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशन का सबसे पहला नंबर था एक्सेस ऑफ नॉलेज। लिख लो, एक्सेस ऑफ नॉलेज या ज्ञान की सुलभता। ज्ञान की सुलभता कैसे होगी? संचार साधनों से होगी। किसके लिए होगी? व्यक्तियों के लिए होगी, ग्रुप्स के लिए होगी। हाँ मैम, ये हाँ, मतलब न्यू नेशनल नॉलेज कमीशन जो बना था, जिसका ये उद्देश्य था, यही लिखवा रहे हैं ना आप? एसेस ऑफ नॉलेज, उसका यही ये मैं उद्देश्य लिख, था ना? ये है आयोग का प्रतिवेदन। उसने जो मैम रिपोर्ट्स में जो सुनो, हाँ, रिकमेंडेशन जो समरी दी उन्होंने, तो वो उन रिकमेंडेशंस की समरी है ये, कि उसमें क्या क्या चीज थी। हाँ बोलो। मैम एक चीज़ था, जैसे मतलब हम लोग के कंट्री में फॉरेन स्टूडेंट्स लोग भी पढ़ने आते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज तो ऐसे भी होता है कि हम लोग अपना नॉलेज को हाँ दूसरा कंट्री में एक्सचेंज कर रहे हैं, उन लोग अपना नॉलेज को हाँ। प्रमोट कर रहे हैं। तो ये भी तो एक, हम्म। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ, प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड मतलब लेना लेन देन हो रहा है नॉलेज का। हाँ हाँ हाँ, ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि आज हमारे पास ये सुविधा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे ही स्टूडेंट जाते हैं विदेशों में पढ़ने, विदेशी स्टूडेंट भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। इससे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ज्ञान का स्टैंडर्ड का एनहांस हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैम नॉलेज ऐसा ही के लिए बोला भी, गया है ना हाँ। कि सबसे ज्यादा बीमारी का मतलब पढ़ाई स्टडी इंडिया में किया गया था, मतलब यहाँ पे डिजीज ज्यादा पाया गया है, स्टडी ऑफ हम्म डिजीजेस आर मोर फाउंड इन इंडिया, सो इसका यहाँ पे हम्म स्टडी मेडिकल का हम्म जो पढ़ाई होता है ना मैम, यहाँ पे ज्यादा ईयर ड्यूरेशन लिया जाता है, जबकि फॉरेन में कम ईयर ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ 6 साल लगता है, वहाँ 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ का पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है यहाँ का डॉक्टर नहीं, लोग को। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ भी 6 ही साल में होता है। मतलब यहाँ पे मेडिकल, ज्यादा हाँ डिजीज का वैरायटी है ना मैम, तो यहाँ पे हाँ पढ़ाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस, या जैसे यहाँ का डॉक्टर लोग एक को। चीज बताएं, नहीं नहीं, एक चीज बताएं, यहाँ पढ़ाई का सिस्टम में डिफेक्ट है। आप ये बताइए कि इतना सारा होते हुए भी यदि इंडिया के डॉक्टर्स इतने काबिल थे, फिर WHO ने ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि भारत के 70% डॉक्टर्स डफर हैं? क्या कमी थी? मैम शायद वो लोग अपने नॉलेज को अच्छी जगह मतलब यूटिलाइज नहीं किए होंगे, मतलब जैसे यूज करना चाहिए। हाँ हाँ, बात उसके लिए
अकेले डॉक्टर्स ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है या मेडिकल की पढ़ाई रेस्पॉन्सिबल मैम नहीं है, सिस्टम उसके सिस्टम और लिए इकोनॉमी, मतलब इसकी इकोनॉमी का उतना फैसिलिटी नहीं हाँ मिला जितना हाँ फॉरेन कंट्री में मिलता है। हम लोग इकोनॉमिक के फील्ड में अदर कंट्री एज कम्पेयर टू चाइना और अमेरिका बहुत हम्म बैकवर्ड है। तो जो हम्म फैसिलिटीज वो लोग अपने डॉक्टर्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग नहीं दे हम्म पाते, इसलिए वो उतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, हाँ, इसी वजह से हम लोग इतना बैकवर्ड है। उसके पीछे हमारे यहाँ क्या है, वोट पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और सबके वोट की इक्वल वैल्यू है, तो इसलिए हमको हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे यहाँ आदमी की उतनी वैल्यू नहीं है। जहाँ पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड होती है वहाँ एक एक आदमी को बचाने की, उसके अच्छी तरीके से लाइफ के सेटल करने की, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन की जरूरत ज्यादा रहती है। तो इसमें सिस्टम में फॉल्ट है, पढ़ाई में फॉल्ट है या नहीं, ये हम, क्योंकि ये भी तय है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन, जितने भी काबिल डॉक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे विदेश जाने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं। एक यस डॉक्टर को मैम। अमेरिका से इनविटेशन आए तो क्या वो इंडिया में रुकेगा, भले ही उसे एम्स में क्यों ना बिठा दिया जाए? क्योंकि वहां यहाँ दो तरीके ऐसा है, किसी एक को ही हम इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है और कुछ लालच है। भाई रिक्वायरमेंट तो ये हो गई, उसने डॉक्टर बन के इतना मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया। एक तो ये महंगी बहुत है मेडिकल की पढ़ाई, तो उसने पैसा खर्च किया तो नेचुरली वो अर्न करने की कोशिश करेगा, और उसको जहां अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो वो उसे सेलेक्ट करेगा। लेकिन एक तरफ हम कहते हैं हमारे यहाँ जो पॉलिसियों में डिफेक्ट होता था, वो होता था, क्या होता था कि जब हम पॉलिसी बनाते थे, नीति बनाते थे, तब हम एकदम कैसे बनाते थे, जैसे हम एकदम आध्यात्मिक हैं, हाई मोरालिटी के साथ। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करते थे तो हम ये सोचते थे हमें कम मौका मिले और हम कम पैसा खाएं। मैम तो जो इंडिया हमारे मैम एक मैम मतलब पॉपुलेशन भी एक वे मतलब बैकवर्ड हाँ होने का कंट्री का हाँ कारण है, कारण क्योंकि है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए मतलब सरकार उतना प्रोवाइड भी नहीं कर पा रही है, हम्म क्योंकि मैम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है हम्म इंडिया केवल पॉपुलेशन में, इसी वजह इंडिया से शायद। केवल 1.28% ही मैम अपना जीडीपी का खर्च करता है और अमेरिका 17% करता है, तो वो भी तो एक फैक्टर है ना कि हम लोग भाई प्रोवाइड ही नहीं उस करवाना चाह उसके रहे हैं। उसके लिए बजट भी तो देखिए, उस कितने ट्रिलियन, 22 या 23 ट्रिलियन की उसकी अर्थव्यवस्था है, और हमारी यस मैम। वैसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि इस समय हम ये कह सकते हैं कि इतनी कम फैसिलिटीज के बावजूद, जैसे इस कोरोना को इंडिया ने मेंटेन कर दिया, उतना अमेरिका भी नहीं कर पाया। हमारे यहाँ मैम कैजुअलिटी, हाँ जैसा कि अभी पॉपुलेशन के बारे में बोला जा रहा था कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ का कमी का कारण बनता है कि हम लोग बैकवर्ड हम्म हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन हम्म ज़्यादा है। अगर हम्म हम चाइना को देखें मैम, चाइना का पॉपुलेशन हम लोग से ज़्यादा है। हम्म पहले वहाँ पे टू चाइल्ड पॉलिसी था, 2016 में आया था टू चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन उसको हम्म बढ़ा के 2021 में चाइना थ्री चाइल्ड थ्री पॉलिसी चाइल्ड किया कि पॉलिसी उसका कर दिया। पॉपुलेशन कमते जा रहा था और हम्म हम्म बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। तो मैम हम हम्म कैसे कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर होता है हमारा बैकवर्ड जाने का? तो कहीं ना कहीं स्किल्ड पॉपुलेशन का कमी है मैम, हमारे पास जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड, देखिए पॉपुलेशन, हमने बताया ना कि जहाँ भी आपकी डिमांड होगी तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, जहाँ डिमांड नहीं होगी वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। इंडिया से भी तो इतना आदमी जाता है विदेशों में, चाइना से मैम भी एक जाता है। बात बोले अब मैम, जैसे हाँ हेलो मैम, जैसे इन अमेरिका और चाइना वहाँ का मैनेजमेंट मतलब वहाँ का आदमी लोग उतना इकोनॉमिकल स्ट्रांग है तो वो लोग एफर्ट कर पा रहा है, और इंडिया में हम लोग उन लोग का लाइफ स्टाइल और अपना लाइफ स्टाइल में कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस है इस हाँ। इसीलिए तो हम लोग नहीं कह अमेरिका सकते कि चाइना। अमेरिका का जो अमेरिका का जो हम्म इकोनॉमी है हम लोग से बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन उसका हाँ हमारा उत्तर प्रदेश जो अकेली राज्य है बस उससे हाँ कम हाँ हाँ पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो कैसे कंपेयर किया जा हम्म सकता है मैम? कम हाँ लोग रहेंगे, ज़्यादा पैसा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बस सबको ज़्यादा पैसा का मतलब यूज करने के लिए भाई ज़्यादा रिसोर्सेस ये मिलेंगे बहुत वो लोग को। सही बात है।
तो ये स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, उन्होंने अपनी अब उनके यहाँ फैक्ट्रीजों का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ नहीं है जितना, लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि हम अब इस तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं और कर नहीं रहे। तो उसी के लिए आज हमने ये नॉलेज का क्यों बनाया कमीशन। हमने कोई सिंपल पढ़ाई का कमीशन नहीं बनाया, हमने नॉलेज को कमीशन का रूप दिया। इसलिए दिया कि हमें जो मेजर चीज थी कि सबसे पहले ज्ञान की सुलभता, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ज्ञान का मतलब पता चले उसे, और उसको हमने कैसे फैलाया। अब इस पहली चीज क्या आई, आज तो मैंने तुमको राइट टू एजुकेशन पढ़ाया, तो वो राइट टू एजुकेशन इस ज्ञान के फैलाव को की वजह से ही आया कि ज्ञान कैसे फैलेगा लोगों में, ज्ञान कैसे होगा लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अब इसमें तो तुम्हें सब पता ही है या नहीं, कि शिक्षा के अधिकार में तुमने जितना पढ़ा है वो ज्ञान की सुलभता है, जिसे ज्ञान आयोग ने सबसे पहला नंबर दिया कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ शिक्षा होगी, जितना व्यक्ति शिक्षित होगा, जितना आदमी का दिमाग डेवलप हो, भी शिक्षा से क्या होता है, आदमी का माइंड डेवलप होता है, उसकी जनरल नॉलेज बढ़ती है, वो दूसरों के साथ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, अपने आइडियाज का ले सकता है, दे सकता है। जिसमें दिमाग नहीं होता है वो तो बच्चा बच्चा घूमता है बस। तो सबसे पहले उसको ज्ञान आयोग ने ज्ञान की सुलभता के लिए पहला रिकमेंड किया शिक्षा का अधिकार, जिसमें से काफी चीजें हम पूरी करने भी लगे हैं। और शिक्षा का अधिकार भी कैसे, कि हर तरीके से सही चीजें हो, एक उनका क्राइटेरिया बनाया जाए। दूसरा, लैंग्वेज, शिक्षा के अधिकार के साथ साथ भाषा की, भाषा अंग्रेजी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को वर्ड लेवल पे देखना, सोचना, समझना है तो उसको ऐसा थोड़ी है कि भाषा की दृष्टि से उसे पिछड़ा हुआ रखा जाए, बताओ। तो इसीलिए इंग्लिश भी हो, और जितना ज्यादा नॉलेज है हमारे पास ट्रांसलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसलेशन की फैसिलिटी, कि जितनी ज्यादा भाषाएं हैं भारत, तो उस लेवल पर क्या किया जा सकता है कि हम उसको ट्रांसलेट करके नॉलेज को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। उसके लिए बेटर लाइब्रेरी, ये सब पॉइंट्स हैं, लिखते जाओ। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी का यूज क्या है, लाइब्रेरी की यूटिलिटी क्या है, और ये एक मिशन की तरीके से काम होगा। तब क्या होगा कि हमारी लाइब्रेरी में नॉलेज तो बहुत है, अब उसको स्प्रेड कैसे करेंगे। तो उसके लिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क होना चाहिए, जिसे हम आज ऑनलाइन ई पोर्टल, सारा इंटरनेट कहते हैं। तो ये क्या है, उसी ज्ञान की सुलभता का प्रसार है कि आज पूरी दुनिया या के साथ आप जुड़ सकते हैं। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसकी नॉलेज, आज आप भले ही बीएड कर रहे हैं लेकिन आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप नेट पे देख के सारी सुविधा ले लेते हैं। इसी से रिलेटेड कोई चीज परचेज करनी है तब उससे रिलेटेड आप सारा मार्केटिंग का देख लेते हैं, देखते हो या नहीं। तो इससे आपको बहुत सारे क्षेत्रों की नॉलेज मिली या नहीं। तो उसका प्रचार, उसका कंजर्वेशन, तो हर तरीके से ये नेशनल नॉलेज का जो ये नेटवर्क बना, इंटरनेट बना या नहीं। आज हम इंटरनेट से हर जगह को जोड़ते हैं। अब 5G आएगा, अब ये आएगा, तो इसका क्या होगा, हमारे पास नॉलेज के लिए ज्यादा फील्ड होगा। दूसरा, कि कोशिश ये भी रहती है कि हम हर चीज के लिए पोर्टल बना दें, वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल से क्या होगा कि हमारे यहाँ करप्शन की प्रॉब्लम दूर होगी या नहीं। चाहे भाई, यदि हमने सब चीज का बना दिया पोर्टल तो उस पे हम डायरेक्ट सामने आएंगे, हम किसी के थ्रू नहीं आएंगे। उससे भी क्या होगा, हर चीज क्लियर होगी। और जब हर चीज क्लियर होगी तो कम से कम क्या होगा कि किसी का हक नहीं मारा जाएगा। तो
इसी से रिलेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, आईटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है या नहीं, कि मैम जिसमें ऐसा बोल सकते हैं कि नॉलेज को ग्लोबलाइज कर दिया जाए, मतलब हर नॉलेज को नहीं एक्सचेंज। नहीं, नॉलेज को ग्लोबलाइज नहीं करा जाता है। ग्लोबलाइजेशन नॉलेज के ही थ्रू होती है। भाई नेट आया, ये सारी चीजें आई, ये मैन मेड है। भाई जितना भी इंटरनेट है सब मैन मेड है, इंसान ने बनाया, चाहे कुछ भी बनाया तो इंसान ही इसको विस्तार देता है, फैलाता है। पहले किसी का आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, उसके लिए भी 50 चीजें। आज आप ऑनलाइन करिए, आपको सब चीज में बैठे मिल जाएगी। आधार कार्ड है, तो एक आधार कार्ड एक ऐसी आइडेंटिटी हो गई आपकी, नेशनल आइडेंटिटी, कि उससे आपको सुविधा होगी ही होगी। आप भारत के नागरिक कहलाएंगे ही कहलाएंगे। पहले ऐसी सुविधा थी, एक आदमी के पास 5-5 वोटर कार्ड होते थे या नहीं? यस लेकिन मैम। लेकिन अब एक वोटर कार्ड होगा, एक आधार कार्ड होगा, एक आइडेंटिटी होगी, तो आप क्लियरली पहचाने जाएंगे कि आप इंडिया के नागरिक हैं। वरना ढेरों आदमी के पास कोई सुविधा नहीं थी। अब अनाज के लिए, इन सब चीजों के लिए लोगों ने आधार कार्ड बनवाया, तो वो मेन स्ट्रीम में आई चीजें, पता चला कि हमारे यहाँ किस चीज को क्या चाहिए, किन लोगों को क्या चाहिए। तो उसी तरीके से आता है फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। एक तो हो गया एक्सेस ऑफ नॉलेज, दूसरा हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज। उसमें स्कूल की एजुकेशन हो गई, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, हायर एजुकेशन हो गई, और एक चीज और कि जो जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं। हमारे यहाँ क्या था, काबिलियत की कमी नहीं थी, काबिलियत को हम मैनेज नहीं कर पाते थे, यूज नहीं कर पाते थे। तो जब हम उस काबिलियत को यूज कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ साइंस और मैथ, इससे रिलेटेड भी जितनी चीजें हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन है, चाहे पीएचडी हो। नेक्स्ट आता है ये डिस्टेंस एजुकेशन, क्रिएशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या बनाती है कि हम किसी भी चीज, अमेरिका देखा है, हर चीज को, नीम को भी पेटेंट करा लिया। तो वो जो पेटेंट है ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि हमने जो कुछ भी करा है हम उसको पेटेंट कराएं, उसका अधिकार हमारे पास रहे, ना कि किसी और के पास। नेक्स्ट आता है नेशनल नॉलेज और फाउंडेशन इनोवेशंस। इनोवेशंस क्या हैं बताओ? इनोवेशन से क्या समझते हो? नवाचार, नए नए चीजें के बारे में बताना मैम। हाँ हाँ, जैसे आज हम बात करते हैं उदारीकरण, यस मैम। लिबरलाइजेशन। तो वो लिबरलाइजेशन की क्या पॉलिसी रहेगी? लिबरलाइजेशन कितना सही है? एक शब्द और मोदी जी बहुत यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके लिए पैसा देते हैं, युवा बच्चों को कौशल विकास पर जोर देते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? यही हमारी नॉलेज को आगे बढ़ाने का तरीका है कि हम। नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस में क्या क्या आएगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम है, ये बताइए जितनी भारत की पॉपुलेशन है या भारत में जिस तरीके से लोगों को बीमारियां हैं, उस हिसाब से हमारा हेल्थ सिस्टम काम करता है? क्या वो हमारे लिए एप्रोप्रिएट है? नहीं है। हमको जरूरत से ज्यादा मैम हॉस्पिटल्स आपका आवाज हाँ, थोड़ा कम आ रहा है मैम उधर से। हेलो, यस मैम अब ठीक है। अब ठीक है। तो हमारे पास उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतनी सारी चीजों के बाद यदि हमने किसी चीज को अप्लाई नहीं किया, उसका एप्लीकेशन नहीं रहा, हमने सुन लिया, समझ लिया,
हमने आपको बता दिया कि ऐसा करिए, लेकिन आपने उस पर कोई अमल नहीं किया, तो जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम है उसको हमको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल के जहां लोगों को सुविधाएं कहाँ मिल जाएं, बहुत ज्यादा पास में सुविधाएं मिल जाएं। अब सपोज कोई बीमार है तो हर समय दिल्ली, बंबई, कलकत्ता थोड़ी जाएगा, कम से कम उसको जिले में ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरी हमारी क्या जरूरत है बताओ? खाना पीना। हमारे को भाई, हमको क्यों लोगों को फ्री में अनाज और दाल चावल रोटी क्यों देनी पड़ती है? कि लोगों के पास है नहीं। यही रीजन है इसके पीछे कि लोग अपना खर्च उठाने के काबिल नहीं है। तो उसके लिए जो लोग खेती करते हैं, जो लोग किसान हैं, तो किसानों, कारण क्या है भाई? किसान तो ज्यादातर लोग हैं भाई, किसानों का देश है, खेती वाला देश है, तो यहाँ किसानों के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। भाई पता चला उनकी खेती है वो खराब हो गई, या उन्होंने जो खेती की वो बहुत थोड़े से पैसे के लायक कर पाते हैं और कुछ वो कर नहीं सकते, तब उसके लिए क्या किया जा सकता है कि उनको एग्रीकल्चर के बेस्ट टूल्स, बेस्ट तरीके, बेस्ट सीड्स, बेस्ट टेक्निक्स उनको प्रोवाइड करानी चाहिए या नहीं? उसमें रिसर्च करनी Yes, चाहिए ma'am. उसकी तो उससे क्या होगा, एक हमारा एग्रीकल्चर फील्ड बहुत ज्यादा है, उससे नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरना चाहिए। हमारे पास केवल ऐसा नहीं है कि शहर, क्योंकि हमारा जो सुधार है वो सुधार केवल दिखाई देता है शहरों में, पीने का पानी भी शहरों में ही मिलेगा, सारी चीजें केवल शहरों तक सीमित हैं, लेकिन सुधार तब दिखेगा कि जब वो गांव तक हो। इसीलिए अब पंचायतों को भी उससे जोड़ेंगे प्रधानमंत्री, ऑनलाइन सारा, कि जिससे सुधार कहाँ, ज्ञान कहाँ तक पहुंचेगा, सुधार कहाँ तक पहुंचेगा, पंचायत स्तर तक पहुंचेगा। तो जब पंचायत सचिव भी सीधा प्रधानमंत्री उससे पूछ लेगा तो क्या होगा? तभी तो सुधार होगा कि उसको सीधा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जवाबदेही की बहुत कमी है। हमारे यहाँ कोई जवाब दे के को तैयार नहीं होता है। जिसको जिस चीज पर बिठा दीजिए वो सोचता है ये मेरी है, और अब मैं किसी को ये जवाब नहीं दे सकता कि ये ऐसा क्यों है या नहीं? तो जवाबदेही एक बहुत बड़ी चीज है। जब तक जवाबदेही नहीं है तब तक सुधार नहीं होता है। हमारे यहाँ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, और सर्विसेज कैसी? ई गवर्नेंस, ये भी मोदी जी यूज करते हैं शब्द ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब है मैक्सिमम कंप्यूटराइजेशन। तो वो कंप्यूटराइजेशन ये नहीं कि सारी सूचनाओं को लेके एक कंप्यूटर में फीड कर दिया और कंप्यूटराइज हो गया। कंप्यूटराइज का मतलब है कि चीज ऑटोमेटिकली काम करे। समझ में आया? तो एक कंप्यूटर की तरीके से फंक्शन हो सारे सिस्टम का। अब वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। अब चाहे वो कोई योजना हो सकती है, सपोज हमने मनरेगा ही चलती है, तो उस मनरेगा में भी आता है कभी इतना पैसा चला गया, मनरेगा में लोगों को काम इतनों को मिला, इतने लोगों का पैसा चला गया। तो कंप्यूटराइजेशन या ई गवर्नेंस का मतलब है एवरीथिंग शुड बी ऑन कंप्यूटर। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो कंप्यूटर पर है वो केवल डाटा है। वर्किंग होनी चाहिए कंप्यूटर की तरह, कि जिसमें किसी तरीके की मिलावट ना हो और परफेक्ट हो। ठीक है? तो अब इसमें कुछ सजेशंस आते हैं, तो वो सजेशंस बताओ मुझे कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो कोई सजेशन तुम्हें दिखाई देता है जो इस समय फॉलो हो रहा हो? मैडम आपने शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया, वो तो चल रहा है ना? हाँ, तो हाँ, यही तो सुझाव हुआ। मैम और हाँ, ये हाँ। प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज के बारे में अगर हम देखना चाहे डीप में जाके, तो हम ये देख सकते हैं कि हर एक चीज को बताया लोगों को कि
क्योंकि हम लोग को राइट तो हाँ। पता होता नहीं है, ज़्यादातर गाँवों में आदमी लोग को राइट पता नहीं होता है कि हमारा क्या राइट है नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग ही मतलब ये सारा चीज़ का विस्तार हो पाया। और दूसरा ई गवर्नेंस का जब हम बात करते हैं मैम, तो ई गवर्नेंस जैसे पीडीएस जो है हमारे देश में, पीडीएस प्रणाली है जो एशिया का सबसे बड़ा प्रणाली होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया एग्जाम्पल, बिल्कुल तो सही। पीडीएस का मैम पहले ये था कि किसी को पता ही नहीं होता था कि कितना केजी मिलना है उसको आया, अनाज, या फिर क्या है नहीं है, कितने आदमी का लिस्ट है। जो हमारे डीलर होते हैं, पीडीएस का जो दुकानदार होते हैं, उनके पास पता ही नहीं होता था, और लोगों को नहीं पता होता था, बस केवल डीलर को पता होता था। लेकिन अब वो सारे चीज़ें पार्शलिटी आया है और सबको पता होता है। और वो ई गवर्नेंस का ही इम्पैक्ट है कि लोगों को थंब लगा के दिया जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो ई गवर्नेंस के थ्रू हमारे पास बायोमेट्रिक पार्शलिटी सिस्टम। आया मैम। हाँ, यही लिखना है कि इसी तरीके से हम टीचर्स के सिलेक्शन में भी ये चीजें रखें कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स कैसा हो, मेहनत करने वाला हो, उसमें प्रोफेशनलिज्म हो। वो केवल पुराने नंबरों के आधार पर या सिफारिश के आधार पर चयनित ना हो। ज्यादा देखा जाए क्रेडिट सिस्टम अपनाइए, क्योंकि फेल शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है, और फेल तो ऐसी क्रेडिट अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए कि हमको सबसे मेन बात, बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा लाइब्रेरीज पर, वेबसाइट्स पर, और जो डाटाज हैं, हेल्थ है, ये सारी चीजें हमारा लिख सकते हैं हम कि ये सारे सुझाव यदि सही तरीके से प्रयोग में लाए जाएं, इसी जितने भी नेशनल वेब पोर्टल्स बना दिए जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि सारे लोगों की जो वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा कि सबको सबका अधिकार और सबको सबकी ड्यूटी पता चलेगी। और करप्शन भी कम तो होगा वहां मैम उस तरह से। करप्शन तो अपने आप ही डाउन हो जाएगा। आप छुपा के कीजिएगा तभी तो आपकी जगह किसी दूसरे का नाम जा सकेगा, जब हर चीज सामने होगी। अभी भी वैसे उसमें भी होता है, आपने कंप्यूटर पे डाला तो जो कंप्यूटर चला रहा है वो भी तो आदमी है, उसने कंप्यूटर पे कुछ घटा बढ़ा कर दिया तो वो दिखेगा थोड़ी। तो धीरे धीरे इसका भी कोई ट्रीटमेंट आ जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें ज्यादा और ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए, हमको स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। कुल मिलाकर एक तो प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, व्यक्ति को, बच्चे को शिक्षा का सीधा सीधा प्रैक्टिकल फायदा मिले, ई सर्विसेज के थ्रू उसका कम से कम शोषण हो, और हर स्टेट को, क्योंकि देखिए जो बड़ा स्टेट है वहां सुविधाएं कम होती हैं, जो छोटा स्टेट होता है उसको सुविधा ज्यादा मिल जाती है और उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है या नहीं। छोटे स्टेट को संभालना, छोटे स्टेट का क्या होगा कि वहां कम लोग होंगे तो आप उनकी हर चीज ध्यान रखेंगे, और बड़े स्टेट्स में ऐसा नहीं हो पाता है, तो कई बार ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है कई बार, 2 नंबर वाले या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो अच्छी, बहुत इजी है, प्रैक्टिकल है। तो अच्छा ये बताओ, एनकेसी ने कितने नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाने की सिफारिश की है? पढ़ के देखना थोड़ा सा और डिटेल, ठीक है। तो ये बस इतना ही था चैप्टर, इतनी ही चीज आनी है। ये केवल एक तरीके से उसका प्रतिवेदन था कि उन्होंने क्या। अच्छा, एक ये और इजी था और यूजफुल था, ठीक है। तो इसमें तुम अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लिखोगे, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, क्या टाइम हो गया? 12:30 बज गए। चलिए तब यहीं कर देते हैं खत्म। अब कल से मैं नहीं लूंगी क्लास, ठीक है। मैम इसमें क्वेश्चन हाँ, किस तरह पूछते हैं मैम? क्या हुआ? हेलो,
इसमें कैसे रुक गए? क्वेश्चन किस बोलो। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा मैम? अच्छा, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी बताती हूँ। अच्छा, कोई बच्चा बताओ कैसे बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चनिंग भी तो स्किल है, वो भी तो सीखनी है तुम्हें। बताओ दीपक, क्वेश्चन बनाओ। मैम ऐसे भी पूछ सकता है कि नेशनल नॉलेज कमीशन को विस्तृत में वर्णित करें या फिर उनके उनके प्रतिवेदनों को बताएं, ये सारा चीज पूछ सकता है मैम मेरे अकॉर्डिंग। हम ऐसे ही पूछ सकते हैं व्हाट इज हाँ द हाँ, ये भी पूछ सकता है। व्हाट इज द इवैल्यूट मैम ये भी द पूछ सकता है मैम कि नेशनल आपके नॉलेज मैम कमीशन। मैम एक मैम हम बताना व्हाट चाहते आर द हैं कि ये भी पूछ रिकमेंडेशंस सकता है ऑफ मैम कि एमकेसी? नेशनल हाँ नॉलेज बताओ। कमीशन को आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, उनको स्पष्ट करें, ये भी पूछ सकता है मैम इस तरह से। नहीं नहीं, क्या नेशनल, आप देखो इसको जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसको आता है इवेल्युएट। इवेल्युएट नेशनल ये जो है नॉलेज कमीशन, ठीक है, उसमें मूल्यांकन में आप उसकी गुडनेस और बैडनेस दोनों दे सकते हैं। और लास्ट में उसमें ये भी आ सकता है गिव सजेशंस। का ठीक उद्देश्य है, भी तो पूछ तब सकता आप है सर, अपना गठन का सुझाव दे उद्देश्य सकते हैं। मैम। इसका उद्देश्य भी इसका तो पूछ सकता है कि गठन करने का उद्देश्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। नहीं नहीं, इसका उद्देश्य तो एक ही हो गया ना भाई। आयोग की स्थापना का उद्देश्य लोगों को सही दिशा देना है, सबसे पहला उद्देश्य लोगों की आवश्यकता पूरी करना है। आयोग तो तभी बनता है ना, पब्लिक के लिए होता है आयोग। पब्लिक की जो प्रॉब्लम होती है उसको इरेडिकेट करने के लिए ही तो आयोग बनाया जाता है, कि जिसमें डीप मंथन होता है, डिस्कशन होता है, एनालिसिस होता है, और फिर उसका रिकमेंडेशन होता है जिसे सरकारें मानती हैं। इसका आई सिफारिश भी समझ तो में? पूछ सकता है जो भी मैडम। कमीशन होते हैं, मेन क्वेश्चन इसका रिकमेंडेशंस है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसको राष्ट्रीय आयोग ने क्या क्या जो रिकमेंडेशन है वही लगभग सुझाव होते हैं। ठीक है, उसमें ये कह सकता है वो, इसमें आप अपने सुझाव भी दीजिए, क्योंकि जैसे टाइम हो गया, 10 साल का टाइम हो गया, तो हमारे कुछ और चीजें आ गई माइंड में, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, आई या नहीं? अब जैसे हेल्थ सेक्टर में कोविड आ गया, तो जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो हमको कोविड की बात करनी पड़ेगी कि ये एक एपिडेमिक या एक ऐसी महामारी के रूप में उस समय हम कैसे हेल्थ सेक्टर को संभालें। तो आप अपने सुझाव और दे सकते हैं, है या नहीं? क्योंकि अब हमारे सामने एक लाइव प्रॉब्लम है, और उस लाइव प्रॉब्लम का हम जितना अच्छा समाधान हम दे सकते हैं उतना अच्छा शायद आयोग के सामने नहीं थी तो दे ही नहीं पाता। तो इन चीजों का तो हम लोग दे सकते हैं ज्यादा जवाब, कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और यदि ये चीजें नहीं होती तो हमें ये सुविधाएं बढ़ाई जाएं। अब ये भी कह सकते हैं कि इसकी सिफारिशों को कितने पार्ट्स में बांटा, 5 पार्ट में बांटा, किसी एक के विषय में बताइए। हाँ बोलो। उसका रिपोर्ट ही उसका सिफारिश है आवाज ना नहीं आ मैडम? रही हेलो मैडम, है? उसका रिपोर्ट ही उसका सिफारिश है हाँ ना मैडम? बोलो। उसका रिपोर्ट ही उसका सिफारिश है ना मैडम?